सलाह। जब कभी घर में शादी ब्याह होता है और घर में नई बहू आती है तो सलाह देने वाले मुफ्त में सलाह दे देते हैं, पर उसका असर कितना बुरा होता है इसका अंदाज़ा कभी नहीं लगाते। खुद ने ज़िंदगी में कुछ किया हो या न किया हो, पर दूसरों की प्रेरणा बनाने को हर कोई तैयार हो ही जाता है। ढोलक की ताप पर सब लोग नाच रहे थे। घर में नई नवेली बहू नेहा आ चुकी थी। आज उसकी मुंह दिखाई की रस्म थी। सब लोग बहू की सुंदरता की तारीफ कर रहे थे और बधाइयाँ गा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नई नई सास बनी विमला जी को अपनी सलाह देने से पीछे नहीं हट रहे थे। अरे जीजी, बहू को रखना कोई मामूली बात है क्या? मतलब बहू को रखना भैंस को खूंटे में बांध कर रखने के बराबर है। जैसे भैंस खुली रह गई वो इधर उधर हो जाती है, वैसे ही बहू है छूट मिली नहीं सिर चढ़ जाती है। मामी जी अपनी नंद विमला जी को समझा रही थी। अब ननंद तो गांव की सीधी सादी औरत, जबकि बहू आई शहर की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा। पता नहीं गांव के लोगों को शहर से आई हुई बहू ऐसी लगती है जैसे किसी दूसरे ग्रह से आई हो। इसलिए गांव के लोगों को अपने आप ही विमला जी से हमदर्दी हो गई और जो आता वही ये समझाइश देकर जाता। अरे विमला, थोड़ा संभल कर रहना, शहर की लड़की है, कहीं ऐसा ना हो कि सिर पर चढ़कर तांडव करे, इसलिए जितना दबा कर रखोगी उतने ही अच्छा है। और विमला जी उन लोगों की बातों में आकर खुद को बेचारी समझने लगी। अपने बेटे को संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि शहरी बहू बेटा को लेकर फुर्र हो जाए और तू हाथ मलती रह जाए। इन कुछ दिनों में खुद को बेचारी और बहू को अत्याचारी सोचकर कई दिवसप्राय भी देख लिया। कुछ दिनों की तो रीति रिवाज और एक दूसरे को समझाने में ही लग गए। कुछ दिनों बाद बेटा बहू के शहर जाने का वक्त आया तो विमला जी अपने बेटे सूरज को समझाने लगी, बेटा बहू पर नज़र रखना, कहीं ऐसा ना हो हाथ से निकल जाए और अपनी मनमानी करने लग जाए। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी बहू पढ़ी लिखी समझदार है, कोई बच्ची तो नहीं जो हाथ से निकल जाएगी। हाँ, तू बस मेरा मजाक बना बेटा। गांव के सभी बुजुर्ग कहते हैं कि बहू को रखना भैंस को खूंटे से बांध कर रखने के बराबर है। कहीं ऐसा ना हो तू हाथ मलता रह जाए। और पैसे टके के मामले में अभी उसे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। नई है, क्या पता हाथ में बरकत है या नहीं। क्या माँ, कितनी बार समझाया है तुमने, इन गांव के फालतू औरतों के साथ मत बैठा करो, बेवजह की बुद्धि देकर जाती हैं और कुछ नहीं। हाँ, अब तो शहर की बीवी आ गई है तेरी, अब तो तुझे गांव की सारी औरतें फालतू गंवार ही लगेंगी। कहीं ऐसा ना हो एक दिन माँ भी गंवार लगने लगे। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, ध्यान रखूंगा, कहकर सूरज ने बात को वही ख़त्म किया और अपनी पत्नी नेहा के साथ शहर रवाना हो गया। पर शहर आने के बाद भी विमला जी को चैन नहीं था। आए दिन फ़ोन करके सारे हाल चाल तो पूछती, साथ में 10 सलाह भी देती। नेहा के हर हरकत का पूरा ध्यान रखती, वो कब क्या करती है हर चीज़ के बारे में सूरज से ज़रूर पूछती। अब कोई इंसान बार बार एक ही बात को बोलता रहे तो थोड़ा बहुत असर तो होता ही है। सूरज भी धीरे धीरे अपनी माँ का समर्थन करने लगा। सूरज किसी न किसी बात को लेकर नेहा को टोक देता तो दोनों में लड़ाई झगड़े और हो जाते। धीरे धीरे दोनों में झगड़े बढ़ने लगे। अब तो ये आए दिन के किस्से हो गए थे। एक बार तो सिर्फ इस बात पर झगड़ा हो गया कि नेहा ने अपनी पसंद की सब्जी बाहर से ऑर्डर कर दी। बस विमला जी ने इसी बात को तिल का ताड़ बनाया और सूरज ने बिना बुद्धि की अपनी माँ की बात पर अमल किया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नेहा परेशान होकर अपने मायके जाकर बैठ गई। जब यह बात सूरज ने अपनी माँ को बताई तो विमला जी ने बात को संभालने की जगह उसे बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी। अरे, सारी फरमाइश मायके पूरी नहीं हुई तो क्या ससुराल आके मनमानी करेगी? अरे, अपने आप गई है तो अपने आप ही आ जाएगी। अगर तू आगे होकर उसे लेकर आएगा तो तेरे सिर चढ़कर नाचेगी। एक बार झुक गया तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। अपनी माँ विमला जी की बातों में आकर यहाँ सूरज झुकने को तैयार नहीं हो रहा था और उधर अपने स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ते देखकर नेहा झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर क्यों झुके? गलत थोड़ी न थी। उस समय विमला जी को सिर्फ खुद का बेटा दिख रहा था, नारित्व तो कहीं। विमला जी आज बेचारी बनी हुई थी। लोग अभी भी सलाह दे रहे थे कि थोड़ा सब्र कर लेते तो परिवार की इज्जत बर्बाद नहीं होती। तो कोई कहता है कि आगे सोच समझ